इस नए और बेहद खास गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने जो नोट्स हैं, जो विश्लेषण का पूरा ढेर रखा है, वो किसी आम विषय पर बिल्कुल नहीं है। सच में आज का विषय बहुत ही बुनियादी है। बिल्कुल। आज हम उस वैचारिक और कानूनी ढांचे की गहराई में उतरने वाले हैं जो हर एक स्वतंत्र नागरिक के जीवन की वास्तविक नींव है। जी, और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की। हाँ, मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फैले मौलिक अधिकारों की। हमारा आज का मिशन सिर्फ इन अनुच्छेदों को किसी नियम पुस्तिका की तरह पढ़ना नहीं है। एकदम सही। नियम तो कोई भी पढ़ सकता है। वही तो। आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये जो बुनियादी अधिकार हैं, ये हर नागरिक को एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने की पक्की गारंटी देते हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये अधिकार सत्ता या सरकार के किसी भी मनमाने रवैये के खिलाफ एक अभेद्य ढाल का काम करते हैं। ढाल बिल्कुल सही शब्द है। तो ये पूरी चर्चा उन सभी के लिए है जो इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। अगर इस पूरे विषय के केंद्र को देखा जाए तो मौलिक अधिकार किसी भी स्वतंत्र समाज की धड़कन होते हैं। धड़कन। जी, जब हम इन अनुच्छेदों का विश्लेषण करते हैं तो हम केवल कुछ कानूनी धाराएं नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि हम उस ऐतिहासिक वादे को डिकोड कर रहे होते हैं जो एक राष्ट्र अपने नागरिकों से करता है। और वो वादा क्या है? ये वादा गरिमा का है, सुरक्षा का है और सबसे अहम बात बराबरी का है। बिल्कुल। इन अधिकारों के बिना कोई भी लोकतंत्र केवल बहुमत की तानाशाही बनकर रह सकता है। लेकिन ये भाग 3 ही है जो ये सुनिश्चित करता है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज और उसका वजूद भी सत्ता की ताकत के सामने सुरक्षित रहे। ठीक है, तो आइए इस ढांचे को खोलकर देखते हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण से एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? जब हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकारों की एक स्पष्ट सूची है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। जब ये पूरा ढांचा तैयार हुआ था तब ये 6 नहीं बल्कि 7 अधिकार हुआ करते थे। बिल्कुल, 7वां अधिकार। जी, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए एक बहुत बड़ा वैचारिक भूचाल आया था। और वो भूचाल संपत्ति के अधिकार को लेकर था। एकदम सही। संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की इस वीआईपी सूची से पूरी तरह बाहर निकाल दिया गया और उसे महज एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। ये बहुत ही बड़ा बदलाव था। इसे हर एक उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी को संविधान के सबसे सुरक्षित वीआईपी लाउंज से निकालकर जनरल एडमिशन वाले स्टैंड में भेज दिया गया हो। क्या बात है! ये वीआईपी लाउंज वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है ना? वो व्यक्ति अभी भी स्टेडियम में है, उसके पास अधिकार है, लेकिन वो विशेष सुरक्षा कवच अब हट चुका है। एक पूरे मौलिक अधिकार को इस तरह डिमोट कर देना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि आखिर एक मौलिक अधिकार का कानूनी अधिकार में बदलना हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? ये महज एक तकनीकी बदलाव नहीं था। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि संविधान कोई जड़ या रुकी हुई चीज नहीं है। मतलब वो समय के साथ बदलता है। बिल्कुल। ये एक जीवित सांस लेता हुआ दस्तावेज है। जब हम संपत्ति के अधिकार को देखते हैं तो वो एक समय में जरूरी लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्र आगे बढ़ा ये महसूस किया गया कि व्यक्तिगत संपत्ति की असीमित सुरक्षा सामाजिक न्याय और भूमि सुधार जैसे बड़े लक्ष्यों के रास्ते में रुकावट बन रही है। तो मतलब जनहित को ऊपर रखा गया। जी, किसी अधिकार का मौलिक होने का अर्थ है कि राज्य उस पर आसानी से हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन जब उसे कानूनी अधिकार बनाया गया तो इसका सीधा संदेश ये था कि व्यापक जनहित में संसद कानून बनाकर संपत्ति का नियमन कर सकती है। ये बहुत ही तार्किक कदम लगता है। और ये बदलाव हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जो बाकी बचे हुए 6 अधिकार हैं वे कितने अधिक बुनियादी और अपरिवर्तनीय प्रकृति के हैं। यानी जो बच गए वे सच में हमारे अस्तित्व की अनिवार्य शर्तें हैं। चलिए अब स्वतंत्रता की इन अहम परतों को एक एक करके डिकोड करते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। इन 6 अधिकारों में सबसे पहली और सबसे मजबूत आधारशिला है समानता का अधिकार। ये दायरा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक फैला हुआ है। समानता की नींव। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है।
ये अनुच्छेदों की कोई नीरस सूची नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही क्रमिक और सोची समझी वैचारिक यात्रा है। वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 14 एक छाते की तरह काम करता है, जो स्थापित करता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। बिल्कुल। इसके ठीक बाद अनुच्छेद 15 और 16 आते हैं, जो इस समानता को जमीन पर उतारते हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर मिलेंगे। ये अवसर की समानता बहुत अहम है। लेकिन इस पूरे ब्लॉक में जो दो अनुच्छेद सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं, वे हैं 17 और 18। जी, अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का खात्मा करता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि संविधान सिर्फ सरकार को निर्देश नहीं दे रहा है, बल्कि वो समाज की सदियों पुरानी बीमारियों का इलाज भी कर रहा है। मैं आपको यहाँ एक क्षण के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो समाज की बीमारियों के इलाज वाली बात कही है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदु है। बताइए। अक्सर हम सोचते हैं कि मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिक को राज्य यानी सरकार से बचाते हैं। बिल्कुल आम धारणा तो यही है। लेकिन जब हम अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत की बात करते हैं, तो अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो संविधान एक अलग ही भूमिका में नजर आता है। ये केवल अदालती समानता नहीं है। तो ये क्या है? यह एक गहरे सामाजिक बदलाव का हथियार है। अस्पृश्यता कोई सरकारी नीति नहीं थी, बल्कि ये एक अमानवीय सामाजिक प्रथा थी। एकदम सही बात है। संविधान ने इसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में रखकर ये कड़ा संदेश दिया कि सामाजिक गरिमा के बिना राजनीतिक समानता अधूरी है। बहुत ही गहरी बात है ये। इसी तरह अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत करना एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रहार है। मनोवैज्ञानिक प्रहार कैसे? यह सुनिश्चित करता है कि जन्म या वंश के आधार पर कोई भी व्यक्ति समाज में खुद को राजा या नवाब समझकर दूसरों से श्रेष्ठ ना समझे। ये वास्तव में एक समतल जमीन तैयार करने का प्रयास है, जहां हर व्यक्ति केवल एक समान नागरिक है। ये सच में समाज को एक नए सिरे से गढ़ने और नागरिकों के बीच एक नया मनोवैज्ञानिक अनुबंध तैयार करने जैसा है। बिल्कुल। अब जब समानता की ये जमीन तैयार हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से अगली जरूरत होती है इस जमीन पर आजादी से चलने और खुली हवा में सांस लेने की। हाँ, और यही प्रवेश होता है स्वतंत्रता के अधिकार का। जी, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक चलता है। हमारे आज के विश्लेषण से ये साफ जाहिर होता है कि ये वो हिस्सा है जो नागरिकों के सपनों और उनकी क्षमता को सच में पंख देता है। पंख देता है, सही कहा। सिर्फ अनुच्छेद 19 को ही देख लीजिए। ये अपने आप में अधिकारों का एक पूरा इकोसिस्टम है। ये 6 विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। 6 अलग अलग आजादियां। हाँ, बोलने और अपनी बात अभिव्यक्त करने की आजादी, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, इस विशाल देश की सीमाओं के भीतर बिना किसी रोक-टोक के घूमने की आजादी, कहीं भी बसने का अधिकार और अपना मनपसंद काम या व्यवसाय चुनने की आजादी। ये सूची तो बहुत विस्तृत है। ऐसा लगता है जैसे ये एक नागरिक के पूरे जीवन चक्र का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। अनुच्छेद 19 एक ब्लूप्रिंट ही है, लेकिन इस स्वतंत्रता के ढांचे में जो सबसे अहम सुरक्षा वाल्व हैं, वे अनुच्छेद 20 और 22 हैं। सुरक्षा वाल्व? ये कैसे काम करते हैं? ये दोनों अनुच्छेद राज्य की पुलिस शक्ति या दंडात्मक शक्ति के खिलाफ नागरिक की रक्षा करते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और मनमानी गिरफ्तारी से बचाव। मतलब सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। जी, ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि स्वतंत्रता केवल कागजी ना रहे, और इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी धुरी है वो है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। एकदम सही। पूरी संवैधानिक व्यवस्था में शायद ही कोई अनुच्छेद इतना गहरा और इतना व्यापक हो। न्यायपालिका ने समय समय पर इस एक लाइन के अनुच्छेद की जो व्याख्या की है वो सच में अद्भुत है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। जीवन का अर्थ यहाँ केवल जैविक रूप से जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। इसका अर्थ है मानवीय गरिमा के साथ जीना, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ये सब इसी गरिमापूर्ण जीवन के दायरे से बाहर निकल कर आए हैं। और इसी गरिमा को एक ठोस आकार देने के लिए ही तो अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। जी,
शिक्षा का अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। मुझे ये कड़ी बहुत ही दिलचस्प लगती है। वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 21 जीवन दे रहा है और 21A उस जीवन को अर्थ दे रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे जोड़ा। अगर गहराई से विचार किया जाए तो बोलने की आजादी का क्या ही मतलब रह जाता है अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी बात को तार्किक रूप से रखने या दुनिया को समझने के लिए बुनियादी शिक्षा ही ना हो। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। स्वतंत्रता और शिक्षा का ये तालमेल बेजोड़ है। अनुच्छेद 21A ये स्थापित करता है कि एक सम्मानजनक जीवन के लिए शिक्षा कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक बुनियादी शर्त है। बुनियादी शर्त। बिना शिक्षा के एक नागरिक न तो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है और न ही सत्ता से सवाल पूछने के अपनी बाकी अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अज्ञानता के अंधेरे में एक वास्तविक स्वतंत्र समाज का निर्माण कभी नहीं किया जा सकता। एकदम सही। स्वतंत्रता केवल तब सार्थक होती है जब व्यक्ति मानसिक रूप से भी सशक्त हो। ये सच में एक बहुत ही सशक्त विचार है। अब इस व्यक्तिगत सशक्तिकरण से आगे बढ़कर जब हम समाज की वास्तविक जमीनी सच्चाइयों और कमजोर वर्गों की ओर देखते हैं तो हमारा विश्लेषण भाग 3 के एक बहुत ही संवेदनशील हिस्से की ओर मुड़ता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। बिल्कुल, जो अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। ये प्रावधान दिखाते हैं कि संविधान महज एक आदर्शवादी दस्तावेज नहीं है। यह सत्ता के समीकरणों और समाज में मौजूद ताकतवर और कमजोर की खाई को भली भांति समझता है। हाँ, ये जमीनी हकीकत को पहचानता है। अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से मानव तस्करी और जबरन मजदूरी यानी बेगार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 24 ये सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों या खदानों में काम करने से रोका जाए। ये तो बहुत ही जरूरी कदम है। ये हिस्सा सीधे तौर पर समाज के उन लोगों के लिए एक ढाल बन रहा है जिनकी आवाज अक्सर व्यवस्था के भारी शोर में कहीं दब जाती है। और यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही सूक्ष्म बात यह है कि मौलिक अधिकार आमतौर पर राज्य के खिलाफ होते हैं, है ना? हाँ, सरकार के खिलाफ। लेकिन अनुच्छेद 23 और 24 की प्रकृति थोड़ी अलग है। ये अधिकार राज्य के साथ साथ अन्य शक्तिशाली नागरिकों या निजी संस्थाओं के खिलाफ भी एक सुरक्षा कवच है। अच्छा, मतलब आम लोगों या ठेकेदारों के खिलाफ भी? बिल्कुल। इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे सदियों से ताकतवर जमींदारों या ठेकेदारों ने कमजोरों का शोषण किया है। ये अनुच्छेद उसी असंतुलित शक्ति समीकरण को सीधा करने का एक कानूनी प्रयास है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। और शोषण से मुक्ति के इस मजबूत ढांचे के तुरंत बाद संविधान एक और बेहद जटिल और भावनात्मक मुद्दे को संबोधित करता है। धर्म। जी हाँ, धर्म। हाँ, और यह हिस्सा किसी भी बहुलवादी समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक चलता है। ये भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। हमारे नोट स्पष्ट करते हैं कि यह ढांचा हर इंसान को अपनी आस्था के अनुसार जीने की पूरी आजादी देता है। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की आवाज सुनने, अपना धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। और अनुच्छेद 26? अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। जी। लेकिन इस पूरे ब्लॉक में जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो अनुच्छेद 27 और 28 की कार्यप्रणाली है। ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही विशेष हैं। अनुच्छेद 27 साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की प्रचार या पोषण के लिए कोई भी टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई धार्मिक टैक्स नहीं। वहीं अनुच्छेद 28 ये तय करता है कि पूरी तरह से सरकारी खर्चे पर चलने वाले शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर हम इन दोनों अनुच्छेदों के पीछे के दर्शन को गहराई से समझे तो हमें भारतीय पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की एक बहुत ही स्पष्ट और बारीक तस्वीर दिखाई देती है। वो तस्वीर कैसी है? ये अनुच्छेद राज्य को यानी सरकार को धर्म से एक निश्चित और सैद्धांतिक दूरी पर रखते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी है। हाँ, ये एक बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि राज्य का खजाना जो सभी नागरिकों के टैक्स से भरता है उसका उपयोग किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। ये तो एकदम निष्पक्ष बात हुई। इसी तरह सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाकर राज्य ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के मंदिर किसी एक विचारधारा के प्रचार का केंद्र न बने। ये एक बेहद निष्पक्ष ढांचा है।
ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति बिना किसी सरकारी दबाव, पक्षपात या अलगाव के अपनी आस्था का पालन कर सके। धर्म पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला बना रहता है और राज्य सभी आस्थाओं के प्रति एक तटस्थ अंपायर की भूमिका निभाता है। ये जो तटस्थ अंपायर वाला विचार है, यही तो इस लोकतांत्रिक खेल की असली खूबसूरती है। एकदम सही। और इसी तटस्थता और सम्मान की भावना का विस्तार हमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों में देखने को मिलता है, जो अनुच्छेद 19 और 30 में है। जी, अनुच्छेद 29 और 30 में ये अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। माइनॉरिटी राइट्स। अनुच्छेद 29 ये गारंटी देता है कि भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का पूरा अधिकार है। और अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये बहुसंख्यक समाज को एक कड़ा संदेश है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सिर गिनना या बहुमत का शासन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की गारंटी है कि इस विशाल सांस्कृतिक सिम्फनी में हर छोटे से छोटा वाद्यंत्र भी अपनी धुन बजा सके और उसकी आवाज बहुसंख्यकों के भारी शोर में कहीं खो ना जाए। ये सिम्फनी वाला रूपक बहुत ही सटीक है। लोकतंत्र की सफलता इसी बात में निहित है कि अल्पसंख्यक वर्ग व्यवस्था के भीतर कितना सुरक्षित महसूस करता है। बहुसांस्कृतिक समाज में ये सुरक्षा महज सहिष्णुता नहीं है, बल्कि ये एक संस्थागत विश्वास पैदा करती है कि देश की विविधता को हर हाल में संरक्षित रखा जाएगा। ये एक बहुत ही परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन अब इस पूरी चर्चा के सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर आते हैं। क्लाइमैक्स में तो बहुत शानदार लगता है। जी, कागज पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यथार्थ में एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कल को सरकार, कोई संस्था या व्यवस्था इनमें से किसी भी अधिकार को मानने से साफ इनकार कर दे, तो क्या होगा? या फिर कोई नया कानून बनाकर चुपचाप इन आजादियों को छीनने की कोशिश करे, तो आम इंसान क्या करेगा? क्या ये सब सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें और खोखले वादे बनकर रह जाएंगे? यहीं पर इस पूरे भाग 3 का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सामने आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। जी हाँ, अनुच्छेद 32। आज का यह विश्लेषण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उजागर करता है कि यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उसे न्याय के लिए निचली अदालतों की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। वो नागरिक सीधे देश की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। एक आम नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का ये रास्ता देना अपने आप में एक असाधारण शक्ति है। और ये शक्ति कितनी असाधारण है, इसे समझने के लिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस प्रसिद्ध कथन की ओर देखना होगा जो अक्सर संवैधानिक चर्चाओं का केंद्र रहता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, हार्ट एंड सोल। हृदय और आत्मा, ये बहुत बड़ा दर्जा है। जब हम इसके पीछे के तर्क का विश्लेषण करते हैं तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। दुनिया के कई देशों के संविधानों में लंबे चौड़े अधिकारों की सूची होती है, लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई त्वरित तंत्र नहीं होता। मतलब अधिकार तो हैं, पर लागू कौन कराएगा? बिल्कुल। बिना अनुच्छेद 32 के हमारे बाकी के सारे अधिकार, चाहे वो अनुच्छेद 14 की समानता हो या अनुच्छेद 19 की बोलने की आजादी, सब के सब केवल खोखली घोषणाएं बनकर रह जाते। न्याय शास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जहां अधिकार है वहां उपचार होना चाहिए। जहां अधिकार है वहां उपचार होना चाहिए, बहुत ही तार्किक बात है। अनुच्छेद 32 वो तंत्र है जो इन अधिकारों को कागज से निकालकर जमीन पर लागू करवाता है। ये सुनिश्चित करता है कि जब भी राज्य अपनी हदों को पार करे तो न्यायपालिका एक सशक्त पहरेदार के रूप में सामने खड़ी हो, पहरेदार की तरह। इसीलिए ये महज एक अन्य अधिकार नहीं है, ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों के अस्तित्व की रक्षा करता है। तो इस पूरी वैचारिक यात्रा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक का ये विस्तृत तानाबाना सिर्फ कुछ कानूनी धाराओं का संग्रह भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर एक नागरिक की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और व्यवस्था में उसकी बराबरी की गारंटी का एक जीता जागता और धड़कता हुआ दस्तावेज है। ये एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जो हर कदम पर राज्य की असीमित शक्ति और उसकी किसी भी संभावित मनमानी पर एक बहुत ही मजबूत ब्रेक लगाता है। एक मजबूत ब्रेक। ये सुनिश्चित करता है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वो अपने अधिकारों के साथ पूरे गर्व और निडरता के साथ अपना जीवन जी सके। इस पूरी विस्तृत चर्चा के समापन पर
इन स्रोत सामग्रियों को देखते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक पहलू सामने आता है। वो क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, जो नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। जी। लेकिन अनुच्छेद 21A बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। विचार करने वाली बात यह है कि यदि नागरिक शिक्षित ही नहीं होंगे तो क्या वे कभी ये जान पाएंगे कि उनके पास एक शक्तिशाली हृदय और आत्मा है जो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए धड़क रहा है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या अधिकारों का अस्तित्व तभी मायने रखता है जब नागरिकों को उनके बारे में पता हो? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री से ही उभरता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वाकई में एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अधिकारों की पूरी बहस को एक नए धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। बिना जागरूकता के कोई भी हथियार या ढाल बेमानी है। ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो हर जागरूक मस्तिष्क को मंथन करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी वैचारिक चुनौती के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की गहराई और उसके असली अर्थ को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। इस अंतिम सवाल के नए आयामों पर जरूर विचार कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक और शानदार विश्लेषण के साथ।